प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व के वीडियो लेक्चर में हमने लोकतंत्र के विभिन्न दृष्टिकोणों को जाना कि लोकतंत्र के कितने स्वरूप हैं, कितने दृष्टिकोण हैं, जिसमें उदारतावादी दृष्टिकोण, विशिष्ट वर्गीय दृष्टिकोण, समाजवादी दृष्टिकोण, मार्क्सवादी दृष्टिकोण इत्यादियों को हमने गहनता से जाना। आज हम लोकतंत्र के कितने प्रकार हैं उनको हम समझने की बात करेंगे। साधारणतः देखा गया है कि लोकतंत्र के दो प्रकार हैं, या हम कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था दुनिया में दो रूप में देखी गई है। पहली है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र और दूसरी है अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। सबसे पहले हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जिसे हम प्रत्यक्ष प्रजातंत्र कहते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र या प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का ये लोकतंत्र का अत्यंत विशुद्ध स्वरूप है, जिसमें जनता और सरकार में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं होता है। सरकार और जनता एक ही होती है। यदि किसी महत्वपूर्ण समस्या पर निर्णय लेना होता है तो सारी जनता एकत्र होगी और यह निश्चय करेगी कि उसे क्या करना है। स्पष्टतया इस प्रणाली में जनता या निर्वाचक मंडल, जो इलेक्टोरल बॉडी है, तथा व्यवस्थापिका में कोई भी अंतर या पृथक्करण नहीं होता है। अवसर उपस्थित होने पर समस्त जनता व्यवस्थापिका के रूप में कार्य करती है। यदि यह लोकतंत्र का आदर्श स्वरूप है, तथापि यह स्वतः स्पष्ट है कि उन बड़े बड़े राज्यों में जहां नागरिकों की संख्या करोड़ों में होती है, इसका अस्तित्व संभव नहीं है। यह केवल नीचे के स्तर पर अल्प और नियंत्रण योग्य जनसंख्या में ही क्रियान्वित किया जा सकता है। इसलिए आज के संदर्भ में यदि हम लोकतंत्र के स्वरूप की चर्चा करें तो विशाल जो लोकतंत्र जितनी भी जिनकी जनसंख्या बहुत अधिक है, वहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र हमें देखने को नहीं मिलता है। वर्तमान काल में केवल मात्र स्विट्जरलैंड में, वो भी मात्र केवल 5 कैंटनों में, क्योंकि कैंटन वहाँ राज्यों को कहते हैं, उसमें प्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली एक संकेत के रूप में हमें देखने को मिलती है। संपूर्ण जनसंख्या को प्रशासन में प्रत्यक्ष रूप से संबद्ध करने के लिए 4 प्रकार की विधियाँ होती हैं। पहली है जनमत संग्रह, दूसरी आरंभक, तीसरी प्रत्यावर्तन और चौथी लोक निर्णय। अर्थात इन 4 विधियों के माध्यम से प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की क्रियान्विति हम देख सकते हैं। जन्म संग्रह, जिसमें आप जानते हो कि समस्त जनता किसी भी राजनीतिक विषय पर कोई निर्णय लेती है तो अपनी राय प्रकट करती है। आरंभक में जनता स्वयं अपने इनिशिएटिव लेती है विधायन के लिए, है ना। लोक निर्णय में भी इस प्रकार की बातें आपने देखने को मिली हैं। अब हम अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है, जो आज के संदर्भ में सबसे चर्चित लोकतंत्र का स्वरूप है, उसको जानने की प्रयास करते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक सरकार का सबसे बड़ा ये आकर्षक स्वरूप है। वस्तुतः यह लोकतंत्र का आदर्श स्वरूप है और इसका कारण यह है कि इसके अंतर्गत जनता से निरंतर परामर्श लिया जाता है। वास्तव में जनता स्वयं ही सभी प्रकार के निर्णय लेती है, किंतु इसके बावजूद अधिकांश आधुनिक राष्ट्र राज्यों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का अस्तित्व असंभव है। इसलिए आधुनिक राज्यों में किसी न किसी प्रकार का प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र पाया जाता है, जिसको हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव टाइप ऑफ गवर्नमेंट, अर्थात जहां पर जनता अपने प्रतिनिधियों को निर्वाचित करके भेजती है और वो प्रतिनिधि उनकी तरफ से शासन व्यवस्था का संचालन करते हैं। सरकार के इस स्वरूप में मतदाता सरकार पर अपना नियंत्रण तो रखते हैं, किंतु प्रत्यक्ष रूप में नहीं। वे स्वयं निर्णय नहीं लेते, ना वे स्वयं कानून बनाते हैं। यह सारा कार्य उनके द्वारा जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं वो करते हैं। इसलिए इसको कहा गया अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। अतः प्रतिनिधिमूलक या प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में प्रतिनिधियों का निर्वाचन अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। यह निर्वाचन के माध्यम से किया जाता है। जनता अपने कुछ प्रतिनिधि चुन लेती है, जिनसे विधानमंडल गठित होता है और यह विधानमंडल जनता की ओर से, जनता के बिहाफ पर कानूनों का निर्माण करता है और शासन पर नियंत्रण रखता है। इस प्रकार अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता की इच्छा का निर्माण, तद अभिव्यक्तिकरण उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है। और इसी संदर्भ में आपने देखा होगा कि जॉन स्टुअर्ट मिल जो विचारक रहे हैं, उन्होंने कहा है कि इस प्रकार की शासन प्रणाली का वो प्रबल समर्थक थे और वो ये मान के चलते थे कि इस प्रकार की शासन व्यवस्था ऐसी है जिसमें सारी की सारी जनता या उसका बहुसंख्यक भाग शासन सत्ता का प्रयोग समय समय पर चुने गए अपने प्रतिनिधियों के द्वारा होता है। आप समझ गए होंगे
कि किस प्रकार दो प्रकार की जो लोकतंत्रात्मक विधियां हैं, एक है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र और दूसरा है अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से अपने शासन व्यवस्था का संचालन करती है, और अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र में जनता स्वयं सीधे ही शासन व्यवस्था में संचालन न करके वो अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से एक पर्टिकुलर इंटरवल के आधार पर, कहीं किसी देश में 4 साल बाद, किसी देश में 5 साल बाद और किसी देश में 6 साल बाद, इस प्रकार एक पर्टिकुलर अंतराल के बाद निर्वाचन होते हैं, आम चुनाव होते हैं, और उसके द्वारा वो प्रतिनिधि निर्वाचित होते हैं, और वो प्रतिनिधि जो है विधानमंडल का निर्माण करते हैं, और वो विधानमंडल कानून का निर्माण करती है, और उसी में से कार्यपालिका का निर्वाचन होता है जो उन कानूनों का संचालन करती है। इसलिए इसको कहा गया है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। और आज के बहुसंख्यक समाज में जिन देशों की जनसंख्या बहुत अधिक है, और अधिकांश देशों में जनसंख्या अधिक है, तो वहाँ पर अब अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ही चर्चित है, वही चलन में है। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र केवल संकेत के रूप में, जैसे मैंने अभी पूर्व में बताया, स्विट्जरलैंड में वो भी संकेत के रूप में 5 कैंटन्स जो राज्य हैं वहाँ के, उनमें देखने को मिल सकता है। अब हम लोकतंत्र की सफलता के लिए क्या बेसिक नीड्स हैं, क्या बेसिक शर्तें हैं, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो और बिंदुओं के आधार पर हम देखेंगे कि लोकतंत्र अत्यधिक कठिन शासन प्रणाली है। इसकी सफलता के लिए एक विशेष प्रकार का एनवायरनमेंट, सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, राजनीतिक, एक विशेष प्रकार का एक परिस्थिति चाहिए जिसमें ही लोकतंत्र पनप सकता है और बढ़ सकता है, या उसकी क्रियान्विति हो सकती है। उचित परिवेश के अभाव में विकासशील देशों में लोकतांत्रिक मूल्यों की सुरक्षा करना कठिन प्रतीत हो रहा है। आपने देखा होगा, आमतौर पर आज दुनिया के अंदर सभी जगह लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है, लेकिन कहीं पर ये व्यवस्थाएं बहुत अधिक विकसित हैं, कहीं पर लोकतंत्र का कंबल ओढ़ करके और वहाँ पर सैनिक शासन है, कहीं पर आतताई शासन है, कहीं पर जैसे आपने देखा होगा साम्यवादी शासन व्यवस्थाएं जो अपने आप को विशुद्ध लोकतंत्र कहती हैं, जनवादी लोकतंत्र कहती हैं, लेकिन वास्तविकता में वहाँ लोगों को कितना स्वतंत्रता है, कितनी विचारों की अभिव्यक्ति है, ये हमसे और आपसे किसी से छुपा नहीं है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए कि लोकतंत्र की सफलता के लिए न्यूनतम क्या आवश्यक परिस्थितियां चाहिए, कौन कौन सी वो शर्तें हैं, उनको हम आज जानने का प्रयास करते हैं। कोरी और अब्राहम जो विचारक रहे हैं, उन्होंने लोकतंत्र की सफलता के लिए 4 विधियों का उल्लेख किया है। पहला, सरकार व नागरिकों की गतिविधियां कानून के अनुसार संचालन होना। लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था वहीं सफल हो सकती है, या उसके लिए सफलता की एक आवश्यक सीढ़ी यह है कि वहाँ सरकार और नागरिकों की जो भी गतिविधि हैं वो कानून के द्वारा संचालन होनी चाहिए, ना कि किसी व्यक्ति विशेष की या समूह विशेष की इच्छाओं के द्वारा। आपसी मतभेदों का निवारण वाद विवाद एवं विचार विमर्शों द्वारा होना चाहिए। और तीसरा है, मतभेदों का तथ्यों एवं तर्क की कसौटी पर परखा जाना चाहिए, और इसी प्रकार निर्णय बहुमत से लिए जाना चाहिए। ये बेसिक जो आवश्यकताएं बताई हैं जो लोकतंत्र की सफलता के लिए जरूरी हैं। वहीं एक दूसरे विचारक रहे हैं जिनका नाम है पीटर मर्कल। इन्होंने लोकतंत्र की सफलता के लिए कुछ अन्य शर्तों का भी उल्लेख किया है, अब हम उनका जानने का प्रयास करते हैं। पहला है, रहन सहन का स्तर अपेक्षाकृत उच्च स्तर का होना चाहिए, उपयुक्त मात्रा में सामाजिक और आर्थिक समानता, वहीं स्वतंत्र और बहुल समाज, वहीं आनुभाविक दृष्टिकोण। अब हम लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक दशाएं क्या हैं वो जानते हैं। पहली दशा है लोकतांत्रिक भावना। किसी भी देश में लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे बड़ी आवश्यक शर्त यह है कि उसके नागरिकों को, वहाँ के निवासियों में लोकतांत्रिक भावना होनी चाहिए। लोकतंत्र में आस्था के अभाव में उसकी सफलता शंकास्पद है। आइवर ब्राउन ने कहा भी है कि लोकतांत्रिक धारणा पर इस विचारधारा में सबसे अधिक बल दिया गया है। लोगों में लोकतांत्रिक आस्था ही पर्याप्त नहीं, अपितु यह भी आवश्यक है कि वे लोकतंत्र की रक्षा के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहें। वहीं एक दूसरी विशेषता है जो आवश्यकता है, वो है जनता का उच्च चरित्र। लोकतंत्र की सफलता के लिए जनता का चरित्र ऊंचा होना चाहिए, उनमें नैतिकता की भावना उच्च स्तर की होनी चाहिए। जनता में सत्यता, सहनशीलता, निस्वार्थता, ईमानदारी तथा सार्वजनिक कार्यों के प्रति रुचि होनी चाहिए। लॉवेल जैसे विचारक ने तो यहाँ तक कहा है कि लोकतंत्र यदि ऐसे नागरिकों का निर्माण कर सके जो जाति बिरादरी के संकीर्ण विचारों से ऊपर उठकर संपूर्ण राष्ट्र के हित को सम्मुख रखें, तो भविष्य में सुख को दृष्टि में रखकर वर्तमान समय के सभी कष्टों का सामना कर सकें, जो दूरदर्शिता और धैर्य से काम कर लें, और जो योग्य व्यक्तियों को ही अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजें,
तो लोकतंत्र की जड़ को भयंकर तूफान भी नहीं ला सकता, ये लॉवेल ने कहा। वहीं एक अन्य विशेषता है जिसको कहते हैं जनता की जागरूकता। लोकतंत्र की सफलता के लिए जनता की जागरूकता भी परम आवश्यक है। नागरिकों को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सदा जागरूक रहना चाहिए। लास्की ने कहा भी है कि सतत जागरूकता ही स्वतंत्रता की कीमत है। शिक्षा का ऊंचा स्तर होना भी लोकतंत्र की सफलता के लिए एक अनिवार्य और आवश्यक लक्षण है। लोकतंत्र की सफलता के लिए नागरिक शिक्षित हों, शिक्षा का सही ढंग हो तथा उसका स्तर काफ़ी ऊंचा हो, ये परम आवश्यक है। इसके साथ साथ सही शिक्षा से ही लोग योग्य हो सकते हैं कि देश की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को ठीक ढंग से समझ सकें और उसके संबंध में स्वतंत्रतापूर्वक निर्णय ले सकें। वस्तुतः शिक्षा सफल राजनीतिक जीवन की कुंजी है। और आपने देखा होगा कि यदि हम दक्षिण एशिया के अधिकांश देशों में देखें तो अधिकांश लोकतंत्र में ये चीज़ कम पाई जाती है। वहाँ शिक्षा इतना महत्वपूर्ण नहीं है, वह अन्य चीज़ें जाति, वर्ग, धर्म, इनके आधार पर लोकतंत्र को आगे बढ़ाया जा रहा है और यही लोकतंत्र के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक है। सहयोग एवं सहिष्णुता की भावना। लोकतंत्र की सफलता के लिए नागरिकों में सहयोग, सहिष्णुता, भाईचारा, ये गुण होना भी बहुत आवश्यक है। लोकतंत्र बहुमत का शासन है, ये कहा जाता है आमतौर पर, और यदि बहुसंख्यक वर्ग अल्पसंख्यकों के प्रति उदारता का व्यवहार न करे, उनका दमन करेगा, तो शांति भंग होने का खतरा बना रहेगा। और वहीं दूसरी ओर अल्पसंख्यकों का भी कर्तव्य है कि वो बहुसंख्यक वर्ग के शासन का अवैधानिक तरीके से विरोध न करें और सहयोग की भावना अपनाएं। इसलिए आपने देखा होगा कि ये कहना, कई बार आलोचक ये कहते हैं कि लोकतंत्र बहुमत का शासन है और इसलिए बहुमत अल्पसंख्यकों पर अपना दमन करते हैं, अपना अत्याचार स्थापित करते हैं। और यदि अल्पसंख्यकों का शासन हो तो वो बहुसंख्यकों की भावनाओं को तिरस्कार करते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। दोनों को एक दूसरे की भावनाओं को सम्मान करते हुए और एक सहयोगात्मक, एक भ्रातृत्व की भावना से कार्यों को करना चाहिए। अब अगली विशेषता है प्रबुद्ध लोकमत। लोकतंत्र की सफलता का एक अन्य आवश्यकता प्रबुद्ध लोकमत है। लोकतंत्र लोकमत द्वारा शासन है। प्रबुद्ध एवं सजग लोकमत का शासन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। स्वस्थ एवं शक्तिशाली लोकमत लोकतंत्र की प्रहरी है। एक और विशेषता है जिसे हम कहते हैं स्वतंत्र और ईमानदार प्रेस। स्वतंत्र प्रेस का होना लोकतंत्र के लिए अपरिहार्य है, ये उसकी आत्मा है। क्योंकि स्वतंत्र प्रेस ही वो है जो कि आतताई या निरंकुश या अवैधानिक तरीके से यदि शासन कोई कार्य करती है तो उसमें ये स्पीड ब्रेकर का कार्य करती है, उसको सही रास्ते पर लाने का काम करती है। एक प्रकार की ये फेंसिंग है जो सरकार को सही रास्ते पर ले जाती है। तो स्वतंत्र प्रेस और ईमानदार प्रेस, स्वतंत्र भी होनी चाहिए और ईमानदार भी होनी चाहिए। आमतौर पर ये देखा गया है कि कभी कभी मीडिया सत्तारूढ़ दल की सेविका बन जाती है, उसकी प्रचारक बन जाती है। अगर वो प्रचारक बन जाती है तो वो अपने धर्म का पालन नहीं कर रही है। सफल लोकतंत्र के लिए आवश्यक है, एक सच्चे लोकतंत्र के लिए आवश्यक है कि प्रेस स्वतंत्र भी हो और साथ में साथ उसका ईमानदार भी हो। इसकी सफलता के लिए यह आवश्यक है कि लोगों को निष्पक्ष व सत्य समाचार प्राप्त हों। स्वतंत्र और निष्पक्ष प्रेस जनता को तथ्यों और घटनाओं से परिचित कराता है और साथ ही जनता की शिकायतों को सरकार के सामने रखता है और उसमें सहायता देता है। इस प्रकार स्वतंत्र और ईमानदार प्रेस के माध्यम से जनता और शासन के बीच स्वस्थ संबंध कायम किए जा सकते हैं। एक अन्य विशेषता है जो भी लोकतंत्र की आत्मा कह सकते हैं, जो उसकी रक्षा करती है, जो सजग प्रहरी है लोकतंत्र की, वो है स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका। स्वतंत्र प्रेस की भांति, जैसे मैंने अभी चर्चा की थी, स्वतंत्र और के भांति जो निष्पक्ष और स्वतंत्र जो न्यायपालिका है वो भी परम आवश्यक है। उसके बिना भी लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता। स्वतंत्र न्यायपालिका लोकतंत्र की रीढ़ है, बैकबोन ऑफ द डेमोक्रेसी है। जुडिशरी इज द बैकबोन ऑफ डेमोक्रेसी। न्यायपालिका नागरिकों के अधिकारों की रक्षक होती है, किंतु यह कार्य वह प्रभावशाली ढंग से तभी कर सकती है जब वो स्वतंत्र हो, निष्पक्ष हो और कार्यपालिका उसके क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप ना करे। इसलिए आपने देखा होगा कि लॉर्ड जो मॉन्टेस्क्यू थे, उन्होंने स्पिरिट ऑफ लॉज जो पुस्तक लिखी, उसमें सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत दिया था। उसका आशय ही यही था कि शासन की सत्ता एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित ना हो। वो शासन के जो 3 अंग हैं, कार्यपालिका, विधानपालिका और न्यायपालिका, तीनों अंगों में वो शक्तियों का कार्य विभाजन हो और प्रत्येक अंग अपने अपने कार्य को स्वतंत्र रूप से संपादित करे और एक दूसरे के काम में किसी प्रकार का हस्तक्षेप ना करे।
तो परिणाम होगा कि सभी अपने अपने कार्यों को करेंगे, सभी अपने अपने धर्म का निर्वहन करेंगे। इसलिए इस आधार पर वो किसी प्रकार के व्यक्तियों के अधिकारों का अतिक्रमण नहीं कर पाएंगे और लोकतंत्र अपनी सफलता के शिखर पर पहुंच पाएगा। लॉर्ड मॉन्टेस्क्यू का इस क्षेत्र में एक अभूतपूर्व योगदान रहा है, जो इस संदर्भ में आप इंगित कर सकते हैं। वही एक दूसरी विशेषता है जिसको हम कहते हैं संपत्ति के वितरण में विषमता का लोभ। लोकतंत्र तभी पनप सकता है जब देश में आर्थिक समता की स्थापना हो, इकोनॉमिक इक्वालिटी। यदि किसी भी देश में किसी भी प्रकार का लोकतंत्र हो, यदि आर्थिक विषमता है तो निश्चित तौर पर शोषण की उत्पत्ति होगी। मैंने आपको पूर्व के लेक्चर में लोकतंत्र के समाजवादी या मार्क्सवादी दृष्टिकोण को जब स्पष्ट किया था, उसमें बताया था मैंने कि यदि समाज में आर्थिक खाई होंगी, यदि उत्पादन और वितरण के साधनों पर समाज के एक पर्टिकुलर जो वर्ग है उसका नियंत्रण होगा, तो निश्चित तौर पर वो अत्याचार, अन्याय, शोषण को जन्म देगा। इसलिए ये कहा गया है कि सफल लोकतंत्र के लिए, सक्सेसफुल डेमोक्रेसी के लिए ज़रूरी है कि उस क्षेत्र में, उस समाज में, उस देश में आर्थिक समता की स्थापना हो। ये समता कानूनों के द्वारा भी स्थापित की जा सकती है, लोगों में एक नैतिक भावना को जागृत करके भी स्थापित की जा सकती है। जैसा कि गांधी ने कहा था, किसी ऐसे देश में जहाँ अधिकांश लोग निर्धनता का, गरीबी का जीवन व्यतीत कर रहे हों और कुछ लोग विलासिता का जीवन व्यतीत करते हों, वहाँ लोकतंत्रीय शासन की सफलतापूर्वक चल ही नहीं सकता। क्योंकि मैंने पूर्व में बताया कि संपत्ति का केंद्रीकरण शोषण को जन्म देगा 100%। इसलिए इस केंद्रीकरण को खत्म करके हमें विकेंद्रीकरण की ओर बढ़ना है और सफल लोकतंत्र के लिए सत्ता का विकेंद्रीकरण एक अनिवार्य शर्त है। और ये विकेंद्रीकरण चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे शासकीय क्षेत्र में हो, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में हो, विकेंद्रीकरण शोषण को समाप्त करता है और समता की ओर ले जाता है। जब तक नागरिकों का या नागरिक जीविकोपार्जन के लिए साधन जुटाने का झंझट से मुक्त ना होंगे, स्वतंत्र लोकतंत्रीय संस्थाएं सुदृढ़ नहीं हो सकती हैं। एक और हम स्वरूप की चर्चा कर सकते हैं, वो है प्रभावशाली विरोधी दल। शक्तिशाली और प्रभावशाली विरोधी दल के अभाव में लोकतंत्रात्मक सरकार निरंकुश और लापरवाह हो जाती है तथा अपनी सत्ता का दुरुपयोग करने लगती है। आपने देखा होगा कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में, जैसे हमने पूर्व में कहा कि आज के संदर्भ में केवल अप्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था चर्चित में है और देश दुनिया के अंदर कहीं भी प्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं है। स्विट्जरलैंड केवल एक संकेत के रूप में है कुछ कैंटन्स में। तो ये लोकतंत्रात्मक जो शासन व्यवस्था, जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है, जिसको हम प्रतिनिधि मूलक शासन व्यवस्था कहते हैं, उसका आशय यह है कि जनता अपने प्रतिनिधियों को निर्वाचित करके भेजती है और उनके बिहाफ पर सरकारें बनती हैं। अब जो बहुमत दल है, जिस पार्टी का बहुमत होता है, वो सरकार का निर्माण करती है, बाकी लोग विपक्ष में बैठते हैं। तो विपक्षी दल, जो विरोधी दल है, उसके बिना भी लोकतंत्र की सफलता की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। क्योंकि आप जानते हो, लॉर्ड एक्टन ने कहा था, पावर करप्ट्स, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। यदि विरोधी दल नहीं होगा तो शासन में समस्त शक्तियों का उपभोग और उपयोग केवल सत्ताधारी दल करेगा, उस पर अंकुश लगाने वाला कोई नहीं होगा। जब अंकुश लगाने वाला कोई नहीं होगा तो अपनी सत्ता का मनमानी पूर्वक तरीके से प्रयोग करेगा और जिसका परिणाम होगा लोगों के अधिकारों का अपहरण। इस लोगों के अधिकारों के अपहरण को रोकने के लिए विरोधी दल एक आवश्यक शर्त है। क्यों? विरोधी दल वो भूमिका निभाता है जो जनता के हितों की अनदेखी कर रहा हो सत्ता दल, उसको वो इंगित करता है, लोगों में जनमत जागृत करता है और इस सरकार पर एक प्रकार का एक अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष प्रेशर डालता है कि वो जो भी नीतियां बनाए वो जनहित के दृष्टिकोण से प्रेरित होकर बनाए, वो जन कल्याण की भावना से प्रेरित होकर बनाए। इसलिए लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में विरोधी दल एक अपरिहार्य शर्त है, एक उसकी आत्मा है। बिना विरोधी दल के हम प्रजातांत्रिक सरकार की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि विरोधी दल आलोचना के द्वारा सरकार को सावचेत करता है, उसको सतर्क करता है, ताकि वह अपने कार्य को ध्यानपूर्वक एवं भलीभांति कर सके। और इस संदर्भ में हम जे बंदोपाध्याय के अनुसार कह सकते हैं कि बंदी शिविर, सैनिक शासन, गुप्त पुलिस, सशस्त्र विद्रोह तानाशाही देशों के मुख्य लक्षण हैं। लोकतंत्र में संसदीय विरोधी दल इन लक्षणों की जगह एक विकल्प प्रस्तुत करता है। एक और विशेषता है जिसकी मैं चर्चा यहाँ करना चाहूँगा और वो है स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। स्थानीय स्वशासन की स्थापना लोकतंत्र की सफलता की एक आवश्यक शर्त है। स्थानीय स्वशासन से यहाँ आशय ये है कि जनता अपने शासन को स्थानीय स्तर पर स्वयं ही संभाले।
अर्थात स्थानीय स्तर की समस्याओं को स्थानीय जनता चिन्हित करे, उनका समाधान निकाले और उसके लिए जो जो व्यय है उसका संचय भी करे। तो जब स्थानीय समस्याओं को ठीक तरह से भली भांति रूप से स्थानीय जनता ही चिन्हित कर सकती है और उसका क्या उचित समाधान हो सकता है, ये भी वो स्थानीय जनता, स्थानीय लोग ही उसको कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, उसका समाधान निकाल सकते हैं। केंद्र में बैठी हुई सरकार रिमोट क्षेत्र में बैठी हुई स्थानीय समस्याओं को नहीं पहचान सकती, नहीं चिन्हित कर सकती और उनके उचित समाधान नहीं निकाल सकती। इसलिए जन कल्याण के लिए, जनता की समस्याओं को उचित और त्वरित समाधान के लिए ये आवश्यक है कि स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की एक आवश्यक शर्त माना जाए। स्थानीय स्वशासन लोकतंत्र की इसलिए प्राथमिक पाठशाला कहा गया है। एक साधारण नागरिक राष्ट्रीय विषयों की अपेक्षा स्थानीय मामलों में अधिक रुचि रखता है। स्थानीय स्वशासन संस्थाओं में भाग लेने से उसे शासन कला की शिक्षा भी प्राप्त होती है, जो आगे चलकर राष्ट्रीय शासन में भाग लेने हेतु उसमें अभिरुचि उत्पन्न करती है। और एक विशेषता और आवश्यक शर्त और है, वो है सामाजिक और राजनीतिक समानता। लोकतंत्र की सफलता के लिए ये भी एक आवश्यक शर्त है कि सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में पूर्ण समानता हो। समाज में छोटे बड़े, ऊंच नीच, छूत अछूत, धनी निर्धन, इस तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये इस तरह के भेदभाव नहीं होंगे तभी हम सामाजिक लोकतंत्र की बात कर सकते हैं, तभी हम आर्थिक लोकतंत्र की बात कर सकते हैं और तभी हम राजनीतिक लोकतंत्र की बात कर सकते हैं। आर्थिक लोकतंत्र पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, सामाजिक लोकतंत्र सोशल डेमोक्रेसी और आर्थिक लोकतंत्र इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। इनका आशय ये है कि समाज में किसी वर्ग में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं हो, किसी भी आधार पर नहीं हो, न जाति, भाषा, धर्म, लिंग, किसी आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। किसी प्रकार की आर्थिक खाई नहीं हो, आर्थिक विषमता नहीं हो। न्यूनतम जीवन जीने के संसाधन सभी को उपलब्ध हों। उत्पादन और वितरण के साधनों पर किसी एक व्यक्ति या वर्ग समूह का नियंत्रण ना हो। ये सारी बातें जब नहीं होंगी, लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, अपने विचार प्रकट करने का अधिकार हो, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनी संरक्षण प्राप्त हो, कानून की समानता हो, कानून का समान संरक्षण हो, ये सारी बातें लोकतंत्र के लिए आवश्यक शर्त हैं। इसलिए समाज में एक तरफ विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग हो और दूसरी तरफ शोषित, पीड़ित, पद दलित वर्ग हो, तो वहाँ लोकतंत्र कभी सफल नहीं हो सकता। इसी प्रकार बिना किसी भेदभाव के सभी को अपने मतों को व्यक्त करने का अधिकार हो, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, निर्वाचित होने का अधिकार हो, सरकारी पद धारण करने का अधिकार हो तथा कानून के समक्ष समानता विद्यमान होनी चाहिए। तो इस लेक्चर के माध्यम से आप ये समझे होंगे कि प्रजातंत्र जो अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र की बात मैं कर रहा था बाद में, इसकी सफलता के लिए आवश्यक शर्तें, ये जो शर्तें बताई मैंने, ये सारी होना परम आवश्यक है। तभी एक लोकतंत्र एक सुदृढ़ और सफलता की सीढ़ी चढ़ सकता है। इस लेक्चर के माध्यम से आपको लोकतंत्र के विभिन्न स्वरूप, उसकी सफलता के लिए अनिवार्य परिवेश जैसी शर्तें स्पष्ट हुई होंगी। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोकतंत्र से उत्पन्न होने वाले अवरोधों की चर्चा करेंगे, जिनसे लोकतंत्र के सुगमतापूर्वक संचालन व क्रियान्विति में कठिनाई प्रतीत होती है। धन्यवाद।